जब इन्होंने साहित्य में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया तब ये अपने प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। दो बैलों की कथा जब कहानी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि वो लास्ट उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना। कहते हैं बेटा ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि ईमानदारी का फल मिलता है। किसको? वंशीधर को उसकी ईमानदारी का फल मिल जाता है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित और आपकी क्यूटी मैम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा वन शॉट, मतलब पूरी इसकी समरी हम 20 या 30 मिनट में पढ़ लेंगे। ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स की समरी लेके आने वाले हैं। तो लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, लास्ट तक नहीं, एग्जाम तक हमसे जुड़े रहिए। तो देखो, नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखा गया है? एक कथा सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। और ये किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है आपको? आपकी प्यारी मैम अदिति मैम के द्वारा। तो हेलो क्यूटीज, जिनको नहीं पता है, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो उनको मैं बता दूं, मैं अपने सभी बच्चों को क्यूटी बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंदर जो इनोसेंस है वो हमेशा बनी रहे। अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने की कोशिश मत करना। अपने अंदर एक बच्चा जिंदा रखना जो तुम्हें ये फील कराएगा कि लाइफ बहुत लाइट भी होती है। मतलब अभी आगे तुम लाइफ में जाओगे ना तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो अपने आप को एक बच्चा ही समझना हमेशा, जैसे मैम तो हमेशा समझती है अपने आप को। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर तुम्हें हर चैप्टर की समरी मिलने वाली है और मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करवाती हूँ, आप लोग जुड़ सकते हो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आज की क्लास में सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार मतलब पाठ की समरी को जानेंगे। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इनको बच्चा बच्चा जानता है। आप पहले तो मुझे ये बताओगे कमेंट में कि आपने प्रेमचंद की और कौन सी कहानियां या कौन से उपन्यास पढ़े हैं अभी तक। जो भी पढ़े हो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो प्रेमचंद, प्रेमचंद का जो असली नाम था बेटा, वो था बेटा धनपत राय। ठीक है, धनपत राय था। जब इन्होंने साहित्य में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया तब ये अपने प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। तो देखो, इनका नाम क्या था? धनपत राय। नाम क्या था इनका? धनपत राय। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? लम्ही गांव में। कब हुआ था? 1880 में, मतलब 1880 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये इनके उपन्यास हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान और सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंडों में, गुप्त धन, करविला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विदित प्रसंग और संग्रह। ये सब इनके क्या थे? ये ऊपर वाले हैं जो तुम्हें वो दिख रहे हैं, वो उपन्यास है, और नीचे वाली कहानियां हैं। एक कहानी तुमने इनकी ईदगाह भी पढ़ी होगी, और तुमने दो बैलों की कथा भी पढ़ी है 9th क्लास में, है ना? दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। और भी जो कहानियां तुमने पढ़ी हो वो नीचे आप कमेंट में लिख के जाओगे। और जो इनकी मृत्यु होती है वो 1936 में हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है? 1936 में हो जाती है। और भी जानते हैं इनके बारे में। प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नामा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय और इनका बचपन अभावों में बीता। मतलब इनके पास इतना पैसा ऐसा नहीं था, बहुत सारी इनकी जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं होती थी। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसने जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन 1936 में हुआ था। तुम इनके जब उपन्यास पढ़ते हो या इनकी कहानियां पढ़ते हो तो आप देखोगे उसमें क्या है, उसमें यथार्थ भी है और आदर्श भी है। आदर्श क्या होता है कि इस तरीके का होना चाहिए समाज, है ना? जो आप प्रेमचंद की स्टार्टिंग की कहानियां पढ़ते हो, जैसे आप ईदगाह कहानी पढ़ते हो, तो उसमें क्या हो, उसमें आप उनका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसका दिल कितना वो है। मतलब इसमें यथार्थ और आदर्श दोनों ही है। दो बैलों की कथा जब कहानी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि वो लास्ट उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता
है ना? लाइफ में हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि आप हैप्पी एंडिंग हो। तो यथार्थ एक होते हैं, इनकी एक कहानी है कफन। कफन इनकी कहानी है। आप उसमें देखोगे, उसमें तो यथार्थ की सीमा को छू लिया है। यथार्थ मतलब होता है रियलिटी, कि क्या है, लोग कितने बुरे हो सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। इसमें एक औरत होती है और उसके ससुर और पति होता है। वो बाहर बैठ के खा रहे होते हैं आलू, और अंदर उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती होती है, उसके पेट में बच्चा होता है और वो चीख रही होती है, और वो बाहर बैठे कहते हैं, इस क्यों ये चीख रही है, इसका मुंह बंद करो, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। उसके बाद वो मर भी जाती है। तब कुछ लोग थोड़ा दया करके इनको पैसे देते हैं कफन के लिए, कि उसका अंतिम संस्कार हो जाए। तो पता क्या करते हैं, ये कफन ना, उसको पता क्या करेंगे, उसको दारू पीने के लिए प्रयोग कर लेंगे उन पैसों को। तो यथार्थ की ये भी सीमा हो सकती है, इनके आप कहानी और उपन्यासों में ये देख सकते हो। तभी तो ये आज भी इतने प्रासंगिक हैं। सोचो 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और तब का इनका लिखा हुआ जो साहित्य है वो लोग आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं। समझे इस बात को? सोचो अपने आप में वो कितने बड़े लेखक होंगे, कि उनका उस समय का लिखा हुआ साहित्य लोग आज भी पढ़ पा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, सबसे पहले हम इसको ऐसे समझेंगे, मतलब ये मेरा तरीका है ऐसे पढ़ाने का, ऐसे ड्राइंग ड्राइंग बना के, जैसे मेरी कहानी दिमाग में एकदम छप जाए, कि हम भूले भूले ना भूले उसको। तो चैप्टर का नाम है बेटा, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। चैप्टर का नाम क्या है? नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा, ये उस समय की बात हो रही है जब देश में अंग्रेजों का बोलबाला था। ठीक है, ये सुंदर राइटिंग नहीं लग रही है मेरी? उस समय की बात हो रही है बेटा। उस समय देश में अंग्रेजों का बोलबाला था। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने लोगों पर नमक के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। नमक के ऊपर। तो देखो, जब तुम किसी चीज को मना करोगे, और हम इंडियंस हैं, इंडियंस क्या, कहीं के भी देश की बात हो रही हो, लोग उस चीज को करेंगे, है ना? चाहे वो गलत तरीके से करें, लेकिन करेंगे। तो इसमें फायदा किन लोगों को हुआ? फायदा अंग्रेजों को तो हो ही रहा था, साथ में जो वहां के दरोगा थे, जिनको जो इंचार्ज बनाया गया था, देख रेख के लिए रखा गया था, कि कोई इलीगली नमक का व्यापार ना कर पाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग घूस ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे। तो ये कहानी वही है, और इसमें एक आदमी होता है वंशीधर, जो अपनी ईमानदारी से एक ऐसे आदमी का दिल जीत लेता है जो ये गलत काम कर रहा होता है, और वो उसको अपने पास अपना मैनेजर बना लेता है, पर्सनल। ये तो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा कि कहानी क्या थी। जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब मैं पूरी कहानी तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, क्या है इसमें? एक पहले बनाओ मोटा आदमी, इसको मोटा बनाओ क्योंकि ये बहुत अमीर है, और एक मतलब इलीगल काम करता है ना? एक दूसरा एक पतला आदमी बनाओ। ठीक है, ये अपने वंशीधर जी हैं, यही बनते हैं नमक के दरोगा। इनका नाम है वंशीधर। इनका नाम क्या है बेटा? इनका नाम है बच्चों वंशीधर। और ये रहे हमारे आलोपी दीन। इनका नाम है आलोपी दीन। ये बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इनका बहुत नाम है भाई, लोग इनके पैरों में हाथ जोड़ते रहते हैं। इन्होंने बहुत लोगों के घर भरे हैं भाई, बहुत लोगों के घर भरे हैं। और ये वंशीधर हैं, ये नमक का दरोगा बनते हैं। कहानी स्टार्ट ऐसे होती है। जो वंशीधर है वो एक बहुत गरीब घर से आते हैं। इनके पिता, वंशीधर के पिता, वंशीधर के पिता बंसीधर से कहते हैं कि नौकरी के लिए जा रहा होता है, तो इनसे कहते हैं कि बेटा ऐसी नौकरी करना जिसमें थोड़ी ऊपरी कमाई हो सके, है ना? कहते हैं बेटा ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि जो सरकारी वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है। मतलब चांद कैसे होता है, कि पहले देखो, चांद पहले इतना बड़ा निकलेगा, फिर वो थोड़ा कम होता जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसे लास्ट में जाके ऐसे पतला हो जाता है। तो कहते हैं ये तो पूर्णमासी का चांद है। सरकारी नौकरी तो जो पैसा होता है उसका वो आता है और जाता है। तो ऐसी कोई भी, मतलब ऐसी नौकरी करना जिसमें तुम्हारी ऊपरी कमाई हो, मतलब समझ रहे हो, नंबर 2 का काम हो। तो यहाँ पर ये बहुत ईमानदार है। इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बहुत ईमानदार है। क्या है ये? ये बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ये अपनी ईमानदारी से किसी से समझौता नहीं करता। और आलोपी दिन बहुत ताकत भी है भाई इसके अंदर। भाई सब इसकी वो करते हैं, ताकतवर है।
पैसे की ताकत तो वैसे ही सबसे बड़ी होती है। न्यायालय भी इनके सामने कुछ नहीं है, पैसे दे देंगे, इनके इनके साथ में हो जाएगा न्यायालय भी, तो यही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब वंशीधर को नमक का दरोगा बना दिया जाता है और वो वहाँ पे जमुना के किनारे अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक है? अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो क्या होता है, उस दिन रात को जब ये थोड़े-से ऐसे नींद में होता है और एकदम देखता है कि बाहर कुछ आवाज़ आ रही है चलने की, तो वो उठ के देखता है कि बाहर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ हैं। तो उनमें पूछता है कि क्या है इसमें? तो कहता है साहब साहब माल जा रहा है। बोले माल क्या है? वो देखता है खुद जा जब चेक करता है तो उसमें देखता है कि नमक है। और जो लोग थे वो कहते हैं कि साहब ये पंडित आलोपी दीन का सामान है। यार तो बोले हमें क्या? कोई भी बना रहा है, पंडित आलोपी दीन कहाँ के धन्ना सेठ हैं, हैं? और पीछे आलोपी दीन भी आ रहे थे, वो भी थोड़े से नींद में थे, लेकिन उनकी भी नींद खुल जाती है तो वो आते हैं ऐसे, साहब जी क्या हुआ बताइए? आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा, आप पहले ही बता देते, हम आपके लिए प्रसाद भेज देते। प्रसाद समझ रहे हो क्या बात कह रहे हैं वो? तो यहाँ पर आलोपी दीन बंसीधर को ब्राइब ऑफर करेगा। ब्राइब मतलब रिश्वत ऑफर करेगा, पैसे कि 10,000, 20,000, 30,000 और ऐसे-ऐसे करके बात 50,000 तक पहुँच जाती है। अब आलोपी दीन कहता है ये तो मानने वाला लड़का नहीं है। बंसीधर मानने वाला नहीं था। वो तो उसने ठान ली थी इनको हम इनको जेल भेज के रहेंगे। और बंशीधर के जो सैनिक थे उनसे कहता है कि जाओ, कांस्टेबल जो थे उनसे कहते जाओ गिरफ्तार करो। वो तो पहले मन में गाली देता है किसको? बंशीधर को। और फिर आलोपी दीन को क्या करने चला जाता है? गिरफ्तार करने चला जाता है। आलोपी दीन को तो चक्कर ही आ जाते हैं और वहीं जाके वो बेहोश हो जाता है और मतलब जेल भेज दिया जाता है। लोग उसकी बुराइयां भी करने लगते हैं। पहली बात तो आलोपी दीन ने पैसों से बहुत लोगों की मदद की थी, लेकिन तुम देख रहे हो समय का चक्कर कैसा होता है कि देखो बुरे वक्त में सब अपनी अपनी वो करने लगते हैं। तो जब आलोपी दीन जेल जाता है तो सब उसकी बुराई करने लगते हैं। अरे बड़ा अमीर आदमी था, बताओ इसने ऐसा काम किया। वो लोग बोल रहे हैं जो खुद भी नंबर 2 का काम कर रहे हैं, जो एक दूध वाला है जो जिसमें दूध कम पानी ज्यादा मिलाता है, वो भी इनकी बुराई कर रहा है सबको गॉसिप मिल गई। लेकिन जब आलोपी दीन को न्यायालय में भेजा जाता है, ठीक है, न्यायालय में गए हैं, इनको न्यायालय में भेजा गया। अब न्यायालय में होगा क्या, जो जितने भी लोग थे, जितने सिपाही थे और भी जो गवाह बने थे, वो सब की सब आलोपी दीन का साथ देते हैं। मतलब न्यायालय भी आलोपी दीन के साथ था। और बंशीधर के पास सच के सिवा कुछ नहीं था। बंशीधर के पास सच के सिवा कुछ नहीं था, तब भी वो रुकता नहीं है। वो कहता है मुझे पता है सब मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तो उनके उनसे डर के अपने आप को पीछे तो नहीं करूंगा। अब होता क्या है, यहाँ पर न्यायालय में आलोपी दीन केस जीत जाता है। कहते हैं वो वैसे ही बहुत अमीर आदमी है, वो ये छोटे मोटे काम करके अपने आप को क्यों बदनाम करेंगे, क्योंकि बंशीधर प्रूफ नहीं कर पाता है कि आलोपी दीन ने किया कुछ। फिर बंशीधर को डांटा जाता है कि और थोड़ी बहुत ये भी बोला जाता है कि चलो आप तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए उन्हें आगाह भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आलोपी दिन फ्री हो गए और उसके बाद होता क्या है कि बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेचारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया गया, नौकरी से इसको निकाल दिया गया। अब क्या होगा, ये घर पे आए, इसके पिता जो इसको बोल रहे थे कि बेटा ऐसी नौकरी करना है, यहाँ तो नंबर 2 तो छोड़ो, यहाँ पर तो नौकरी ही नहीं बची, यहाँ तो नौकरी ही नहीं बची। फिर वो घर आता है, उसको खूब खरी-खोटी सुनने को मिलती है, तब भी वो कदम अपने पीछे नहीं हटाता, वो घर जाके आराम से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद बंशीधर के घर के बाहर कई गाड़ियाँ आती हैं, बढ़िया सजी-धजी। तो वो बाहर देखता है, मतलब उसके पिता बाहर जाते हैं तो देखते हैं पंडित आलोपी दीन आए हैं और उनको मतलब जो बंशीधर है उसको लगता है कि और अब और नीचा दिखाने आए। लेकिन यहाँ पर बंशीधर की ईमानदारी का उसको फल मिलता है। आलोपी दीन आते हैं और आलोपी दीन से जो बंशीधर के पिता हैं वो कहते हैं अरे इस लड़के की तो मत मारी गई थी, इससे अच्छा तो मुझे लड़का कुछ होता ही नहीं, इतना इतना जो बेकार लड़का मुझे मिला है, ऐसे ऐसे वो बोलते हैं आलोपी दीन से। तो कहते हैं नहीं आप ऐसे मत बोलो, मैंने बहुत भ्रष्ट दरोगा देखे, बहुत भ्रष्ट ऑफिसर देखे, लेकिन आज तक ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। तो वहां पर वो उसको नौकरी ऑफर करते हैं, नौकरी ऑफर करते हैं, समझ रहे हो, नौकरी ऑफर करते हैं, वो भी 6,000 रुपए महीने पर। और साथ में अलाउंस भी देते हैं, मतलब रहने के लिए घर घर भी देंगे, घोड़ा भी देंगे,
पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब वो उसको समझाता है कि तुम मेरे पर्सनल मैनेजर बन जाओ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ईमानदार लोग रहें, और वो फिर बाद में उस पे हस्ताक्षर करवा लेते हैं कि आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी मतलब पर्सनल मैनेजर हो गए हो, और बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ईमानदारी का फल मिलता है। किसको? बंसीधर को उसकी ईमानदारी का फल मिल जाता है, और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अब चलो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। मतलब अभी तक हमने मौखिक रूप से पढ़ी है, थोड़ा-सा इसको रिटन में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है भाई? क्या पृष्ठभूमि है? क्या आधार है इसका? यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय नमक पर टैक्स लगता था, कर लगता था। बिना कर दिए नमक ले जाना अपराध था, और उसे रोकने के लिए एक नमक विभाग बनाया गया था। क्या था? एक नमक विभाग बनाया गया था। नमक के दरोगा की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती थी। मतलब नमक का जो दरोगा उसका अलग ही रोला था कि भाई वो तो नमक का दरोगा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाएगा, है ना? क्योंकि वहां रिश्वत लेने के अनेक अवसर होते थे, इसीलिए ये नौकरी पावर के साथ तुम्हें पैसा भी ज्यादा दे रही है, तो इसका अलग ही रौला था। आगे क्या होता है कि फिर कहानी का आरंभ कैसे होता है, कहानी शुरू कैसे होती है वो देखो। कहानी के नायक हैं, हीरो कौन है? मुंशी बंसीधर। पढ़े लिखे, ईमानदार और आदर्शवादी युवक हैं, आइडियलिस्टिक है बिल्कुल। जब वे नौकरी पर जाने लगते हैं तो उनके पिता जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन घट जाता है, लेकिन ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जो एकदम बहता रहता है, तुम्हारा जीवन भी बड़ा स्मूथ चलता रहता है। यहाँ प्रेमचंद उस समय और समाज की सोच को दिखा रहे हैं जहाँ रिश्वत लेना लगभग समान बात बन चुकी थी, और अब समान, अब तो भाई कुछ कुछ है ही नहीं। रिश्वत क्या, रिश्वत तो देनी ही पड़ती है। आप जाओ रिपोर्ट कराने, पहले आप प्लेट में लेके जाओगे 10,000, फिर आप जैसी आपकी हैसियत होगी उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आपकी जो एफआईआर जो भी बात है उस पर कार्रवाई होगी। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है अपनी आंखों से। ठीक है, मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ तो मैंने देखा भाई क्या चल रहा है देश दुनिया में, लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को ये वाली जॉब करनी है, क्योंकि इसमें पैसा तुम्हें वो बोलेगा नहीं कि पैसे पैसे देंगे, लोग खुद से देंगे। सामने वाला क्यों ना एक्सेप्ट करे, और जो नहीं देगा उसकी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये रियलिटी है। ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। भगवान करे कभी तुम्हारे फ्यूचर में लाइफ में ऐसा चीज ना आए कि तुम्हें कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़े। ठीक है, यहाँ प्रेमचंद उस समय और समाज की सोच को दिखा रहे हैं जहाँ रिश्वत लेना लगभग समान बात हो चुकी थी, लेकिन बंसीधर अपने पिता की बात सुनते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग क्या है? एक रात वंशीधर को खबर मिलती है कि कई बैलगाड़ियां चोरी छिपे नमक ले जा रही हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि ये गाड़ियां इलाके के सबसे बड़े व प्रभावशाली व्यक्ति पंडित आलोपी दीन की हैं। आलोपी दीन को विश्वास था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उसको तो लगता था भाई पैसा है, पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है ना? पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है। वे पहले मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, दरोगा जी आप नए हैं, जो चाहिए ले लीजिए। लेकिन बंसीधर शांत थे। रिश्वत की रकम बढ़ती जा रही थी। फिर क्या हुआ? 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, लेकिन हर बार बंसीधर का उत्तर एक ही होता, मैं अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता। और अंत में पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार हो गया, अब क्या होगा? अदालत का दृश्य देखो। अब लगता है कि ईमानदारी जीत गई। अब लगता है ऐसा कि ईमानदारी जीत गई, लेकिन नहीं। लेकिन प्रेमचंद यही समाज का असली चेहरा दिखा देते हैं। अदालत में पैसे और प्रभाव का असर दिखाई देता है। मतलब पैसे और प्रभाव, पैसे और पैसे का प्रभाव का मतलब है यहाँ पर कि देखो वो ताकतवर थे, लोगों की उन्होंने बहुत हेल्प कर रखी थी, उन्हें सबका चट्टा लिट्टा चिक्खा पता था। तो कहते हैं गवाह बदल जाते हैं, अधिकारी दबाव में आ जाते हैं, और फैसला आता है कि पंडित आलोपीदीन निर्दोष हैं। उल्टा वंशीधर को ही कठोर और अनुभवहीन कहकर नौकरी से हटा दिया जाता है। यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि कई बार सत्य को तत्काल सम्मान नहीं मिलता, लेकिन बाद में जरूर मिलता है। कहानी का सबसे सुंदर मोड़,
कुछ दिनों बाद अचानक पंडित अलूपीदीन स्वयं बंसीधर के घर पहुंचते हैं। बंसीधर सोचते हैं कि शायद उनका अपमान करने आए होंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। अलूपीदीन कहते हैं, मैंने जीवन बहुत लोगों को धन से खरीदा है, लेकिन पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जिसे धन नहीं खरीद सका। फिर वे अपनी पूरी संपत्ति का प्रबंधक बंसीधर को बना देते हैं। देखो यहाँ पर उसको नौकरी दे दी। और प्रेमचंद यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, नौकरी तो दे दी, अब तुम्हें बताओ कितने रुपए में दी थी इन्होंने, 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। ठीक है, 6,000 रुपए प्रति माह। अब यहाँ पर हमें जो प्रेमचंद जी है क्या कहना चाहते हैं, यह कहानी हमें बताती है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन किसी के चरित्र को नहीं खरीद सकता। सत्ता कुछ समय के लिए सत्य को दबा सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती। सही बात है। तुम्हें कभी लगेगा कि तुमने सत्य का साथ दिया और तुम्हें दबा दिया गया, लेकिन एक ना एक दिन, चाहे वो तुम्हारे मरने के बाद हो चाहे कुछ हो, वो सत्य बाहर आता ही आता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बस। और नमक का दरोगा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने धन के सामने अपने सिद्धांतों को नहीं बेचा, अतः अंततः इसी ईमानदारी ने उसे एक सच्चा सम्मान भी दिलाया, एक अच्छी नौकरी जो उसे उसके नौकरी में नहीं मिल पाती है ना, इतना पैसा उसे अपनी उस नौकरी में नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर दो चीजें देख लेना तुम, बंसीधर का चरित्र चित्रण और अलूपीदीन का चरित्र चित्रण, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्या है, बंसीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी अधिकारी है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे रिश्वत और लालच के आगे झुकने के बजाय न्याय और सत्य का साथ देते हैं। उनका चरित्र आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। अंत में उसकी सत्यनिष्ठा ही उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। अब अलूपीदीन का चरित्र चित्रण देखो। अलूपीदीन एक धनवान, प्रभावशाली और चतुर व्यापारी है जिन्हें अपने धन पर अधिक गर्व है। वे मानते हैं कि धन के बल पर हर व्यक्ति और व्यवस्था को खरीदा जा सकता है। वंशीधर की ईमानदारी देखकर उनके विचार बदल जाते हैं और वे सच्चे चरित्र का सम्मान करना सीखते हैं। अंततः वे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी संपत्ति का प्रबंधक भी नियुक्त कर देते। प्रबंधक मतलब मैनेजर बना देते हैं। और बस यहीं पर ही आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम लोगों का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। तो कुछ और ऐड करना हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, जो आगे वाले चैप्टर में हमें जोड़ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय क्यूटीज और लव यू, ऑल द बेस्ट।